अदालत में ये मामला था और वहाँ पर अदालत ने ये पाया है प्राइमा फेसाई कि ये केस मेंटेनेबल है और इसकी अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। इसका मतलब ये है कि प्राइमा फेसाई अदालत को ये लगा है कि इस पूरे मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। आम आदमी पार्टी आज आपके सामने ये कहना चाहती है कि श्रीमती स्मृति ईरानी के खिलाफ हम लगातार आवाज उठाते रहे हैं। इसमें 2004 में उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में कहा गया कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए पास किया है, जो एफिडेविट देकर उन्होंने कहा। 2013 के अंदर जब वो राज्यसभा का चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त उन्होंने कहा है कि बीकॉम पार्ट 1 फ्रॉम स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया है। और अमेठी में जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तब उन्होंने कहा है कि उन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट 1 फ्रॉम स्कूल ऑफ लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने पास किया है। यानी 2004 और 2014 के लोकसभा के चुनाव के लड़ते समय दो अलग अलग तरीके के क्वालिफिकेशंस की जानकारी उन्होंने शपथ पत्र पर दिया है, एफिडेविट पे दिया है, ऐसे नहीं। और जब राज्यसभा का चुनाव लड़ रही थी उस वक्त उन्होंने अलग तरीके की जानकारी दी। यानी 3 अलग अलग शपथ पत्र देकर उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में 3 अलग अलग तरीके की जानकारी दी है। इसका मतलब स्पष्ट है कि उन्होंने झूठ बोला है। कम से कम ये इस पे किसी तरीके का कोई संदेह बचा नहीं है। झूठ बोला और एफिडेविट देकर झूठ बोला है, शपथ खा के झूठ बोला। और जब कोई आदमी मंत्री बनता है तो वो संविधान की शपथ खाता है, पद और गोपनीयता की शपथ खाता है और कहता है कि वो संविधान का पालन करेंगे, कानून का पालन करेंगे, बिना राग द्वेष के अपने पद का निर्वहन करेंगे। तो एक बात तो स्पष्ट है कि उन्होंने झूठ बोला कम से कम, और वो शपथ देकर झूठ बोला। ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। और जिस तरीके से 3 अलग अलग जानकारियां दी गई, उससे यह भी स्पष्ट होता है कि उनका जो शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज है उसमें भी कुछ गड़बड़ है। मैं आज आपके माध्यम से ये मांग करता हूं केंद्र सरकार से और दिल्ली पुलिस से, क्योंकि मुझे दिल्ली पुलिस की ईमानदारी पर और केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईमानदारी पर शक करने का कोई कारण नहीं है। जिस ईमानदारी के साथ, जिस तत्परता के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी के दिल्ली में कानून मंत्री जितेंद्र तोमर के मामले में पूरी सजगता के साथ रात की नींद गंवा के रात 3 बजे एफआईआर दर्ज करने का काम किया था, जबकि मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था, और सुबह किसी को भनक ना लगे इतनी तत्परता दिखाई थी उनको गिरफ्तार करने में। उनको लग रहा था कि तोमर साहब उसामा बिन लादेन हैं। तो आज भी उसी ईमानदारी, उसी तत्परता के साथ, उसी कर्तव्य निष्ठता के साथ दिल्ली पुलिस को रात को 3 बजे स्मृति ईरानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और सुबह 10 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए, जैसे कि उन्होंने तोमर के मामले में किया था। क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। कानून में फर्क नहीं होता, संविधान फर्क नहीं करता, देश का लोकतंत्र फर्क नहीं करता। और उसी तरीके से जैसे कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, तोमर का इस्तीफा लिया गया था, उसी तरीके से स्मृति ईरानी जी का इस्तीफा लिया जाएगा। तो आज मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसे तोमर के मामले में प्रॉम्प्टनेस दिखाई गई थी, उसी तरीके से दिल्ली पुलिस स्मृति ईरानी के मामले में एफआईआर दर्ज करेगी, उनको गिरफ्तार करेगी और प्रधानमंत्री जी उनका इस्तीफा लेंगे। इस पूरे मामले में क्या कानूनी पहलू हैं, कौन कौन सी धाराएं हैं,
उस धाराओं के तहत कितने वर्ष की सजा हो सकती है, इसकी जानकारी हमारे दिल्ली प्रदेश के कन्वीनर दिलीप पांडे जी। देखिए, थोड़ा सा इस मसले को डिटेल में समझने की ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं आज के जो ऑब्जर्वेशन आए हैं, जो आउटकम्स आए हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की, जिसमें CRPC 190 के तहत इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है। इस पूरे मसले का संज्ञान लेने का मतलब ये हुआ कि माननीय न्यायालय ने ये स्वीकार किया कि जो भी साक्ष्य मौजूद है उनके पास, जो भी तथ्य उनके पास मौजूद हैं, उसके आधार पर इतना तो बनता ही है कि इस देश की HRD मिनिस्ट्री में जो मंत्री बैठे हैं, माननीय स्मृति ईरानी जी, उनके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई चलनी चाहिए। और ये मसला ठीक वैसा ही है अपने स्वभाव में जैसा कि तोमर जी के साथ हुआ था। वहाँ भी एक मामला न्यायाधीन था, वहाँ भी कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था। जिस प्रकार उस मामले में यह कहा गया कि उनको आवश्यकता है तोमर जी को रिमांड पर लेने की, कस्टडी में लेने की, ताकि आगे की इन्वेस्टिगेशन कर सके, और उन्हें भय है कि तोमर जी पावरफुल पोजीशन पे हैं, वो एविडेंसेस को टैंपर कर सकते हैं। हमारा कहना यह है कि जिस मंत्रालय का ये मसला है, शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, शैक्षणिक योग्यता से जुड़ा हुआ मसला है, उस मंत्रालय की कुर्सी पर खुद ईरानी जी विराजमान है। सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। वो इस देश की शिक्षा मंत्री हैं। तोमर जी तो दिल्ली जैसे छोटे और उपेक्षित राज्य के एक विधि मंत्री थे, और जिन राज्यों का मसला था, जहां जिन राज्यों में यूनिवर्सिटीज़ थी, कॉलेजेस थे, वो दिल्ली के अधिकार क्षेत्र से बाहर के थे। फिर भी ये एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया गया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। यहाँ सीधा सीधा वो देश की शिक्षा मंत्री हैं, और सीधा सीधा उनके अधिकार क्षेत्र में वे सारे कॉलेज आते हैं जिनका जिक्र उन्होंने अपने शपथ पत्र में किया है। सबसे पहले अगर मोदी जी की सरकार वाकई में न खाऊंगा और न खाने दूंगा वाले जुमले में चाहती है कि इस देश की जनता यकीन करे, अपनी आस्था दिखाए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से तत्काल प्रभाव से या तो वो इस्तीफा दे और मोदी जी की सरकार वो इस्तीफा स्वीकार करे, अन्यथा चाल चरित्र और चेहरे के नए प्रतिमान उदाहरण स्थापित करने के लिहाज से मोदी सरकार उन्हें सैक करे, क्योंकि वो एविडेंसेस को टैंपर करने की पोजीशन में है, अवस्था में है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सीधा सीधा उनके ऊपर बनता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सुषमा स्वराज जी पे भी बनता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वसुंधरा राजे पे भी बनता है, और तावड़े जी पे भी बनता है जो महाराष्ट्र में है। मोदी जी की पुलिस दिल्ली में भी है, मोदी जी की पुलिस महाराष्ट्र में भी है। हम सलाम करते हैं बस्ती साहब को, दिल्ली की पुलिस को सलाम करते हैं, मोदी जी की पुलिस को सलाम करते हैं कि एक मामले में उन्होंने अभूतपूर्व और अद्भुत तत्परता दिखाई, तेजी दिखाई। लेकिन यह देश, इस देश की जनता उसी तत्परता और उसी योग्यता का की अपेक्षा आपसे दोबारा करती है। वो चाहती है कि उसी तेजी से, उसी निष्पक्षता से, उसी ईमानदारी से दिल्ली पुलिस स्मृति ईरानी जी के खिलाफ केस करे, उन्हें गिरफ्तार करे। महाराष्ट्र की पुलिस जो एक बार फिर मोदी जी की ही पुलिस है, वहां उनकी ही सरकार है, वो तावड़े जी को गिरफ्तार करे। गोवा के अंदर भी मोदी जी की पुलिस है, वहां भी आम आदमी पार्टी ने एक मंत्री के मामले में शैक्षणिक योग्यताओं से जुड़ा हुआ मसला उठाया है, वहां भी गिरफ्तारियां हो। राजस्थान के अंदर भी मोदी जी की पुलिस है, वो भी वसुंधरा राजे जी को गिरफ्तार करे या उनका इस्तीफा लिया जाए, और सुषमा स्वराज जी का भी इस्तीफा लिया जाए। इन सारे मसलों पे मोदी जी चुप रहकर मौनम स्वीकार लक्षणम का संदेश देते हैं। यह साबित करते हैं कि इस पूरे मसले में, इस पूरे भ्रष्टाचार में, इन सारे गलत कामों में, इन सारे नीच और दुस्साहस भरे कामों में मोदी जी की अपनी खुद की सहमति है। दोस्तों, यह मामला बहुत गंभीर है, और आप इसमें देखें, मैं कानून का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन साथियों के जरिए जो बात पता चली, इनके ऊपर 120B का मामला बनता है जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है।
इनके ऊपर धोखाधड़ी का 420 का मामला बनता है ईरानी जी के ऊपर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन पेनल कोड का 171 जी इनके ऊपर बनता है, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट का मसला है। 181 जी जिसमें आप शपथ पत्र में धोखाधड़ी करते हैं, गलत शपथ पत्र देते हैं। 177 इंडियन पेनल कोड का जिसमें आप फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश करते हैं। इंडियन पेनल कोड का 199 जिसमें आप फॉल्स स्टेटमेंट अपने डिक्लेरेशन के रूप में देते हैं, जहां कानूनी तौर पर उस स्टेटमेंट का एक एविडेंस के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। 463 जो फोर्जरी से जुड़ा हुआ मसला है, और 464 जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में फॉल्स और फोर्जरी का मसला है, फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट करने का मसला है, धोखाधड़ी का मसला है। तो इन तमाम धाराएं लग सकती हैं अगर इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की जाए तो। इन संगीन अपराधों की पृष्ठभूमि में और जिस पोजीशन पे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पोजीशन पे है, वो उसको ध्यान में रखते हुए और एविडेंसेस को टेम्पर करने की स्थिति को ध्यान देते हुए या तो स्मृति ईरानी चाल चरित्र और चेहरे को पुनर्स्थापित करें बीजेपी में और अपना इस्तीफा दें, या मोदी जी अगर चाहते हैं कि इस देश की जनता यकीन करे कि अभी भी न खाऊंगा न खाने दूंगा में उनका यकीन है, तो वो ईरानी जी को सैक करें मिनिस्ट्री के पद से। ये आम आदमी पार्टी की डिमांड है, आम आदमी पार्टी की मांग है, इस देश की जनता की मांग है। और एक और बात करना चाहूंगा, कभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये हमारी सरकार है, उनकी सरकार नहीं है, ये यूपीए की सरकार नहीं है, और हमारी सरकार में किसी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। हम पूछना चाहते हैं राजनाथ सिंह जी से कि क्या आपकी सरकार या आप खुले मंच से स्वीकार करते हैं कि भ्रष्टाचारियों को, गलत लोगों को, धोखेबाजों को प्रश्रय देने वाली, शरण देने वाली आपकी सरकार है, या अब भी आप सीना ठोके कह पाएंगे जनता के सामने कि आपकी सरकार, आपकी पार्टी शुद्ध चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है? यह गलत बात है और हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और मंत्रीगण इसमें पाक साफ बाहर आए। वसुंधरा राजे जी का इस्तीफा दें, आप सुषमा स्वराज का इस्तीफा दें, और इस फर्जी डिग्री वाले मामले में स्मृति ईरानी जी का भी इस्तीफा दिया जाए। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? You have reached to the conclusion that he has forged the document. On what basis? Let me answer. Let me answer the course. How come Delhi police reached to that conclusion? Because Delhi police has arrested him, has taken him to the different spots, cross-examined him, cross-interrogated him, and then it is yet to file its report, but it has reached to that conclusion and conveyed to the, in all honesty and integrity, it conveys to the press, leaked to the press. That's what we are asking. The Delhi police can reach to the conclusion only after arresting Smriti Irani, taking him to all the different places where the documents are there, cross-examining, same process. Only then it will be established, because Tomar has not been convicted by any court of law in this country. So he is innocent till proven guilty. Same courts applies with the Smriti Irani too. But if you have a right to say that he has forged the documents, only when and only after the police has arrested and interrogated him, same way Smriti Irani should also be arrested and interrogated, only then the deep-rooted conspiracy about her three different certificates, or three different information and sources of information will come to the public. Let me also tell you, here there are three affidavits are in existence. This is before you. BJP knew about her 2004 affidavit. BJP knew about her affidavits filed when the Rajya Sabha elections was happening. BJP knew about 2014 affidavits. The three affidavits where the false information was given about her educational qualification in existence. It is there. So what is there to be investigated? Just a minute. About Mr. Tomar,
When we asked for the documents, he has produced the documents. When he produced the document, we have examined those documents. And we found it that it looks to be true. Like you come out with your documents about your educational qualification. I have no reason to believe that it is not true, unless I had gone to the Faizabad and some other places. I am saying the same thing. The 3 documents are in existence. There can be only one information about her educational qualification, not 3.